हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। और आज हम लोग हालांकि काफ़ी दिनों के बाद इस आईना सीरीज़ में मिल रहे हैं। उसके पीछे जो मेन रीज़न था, जो मुख्य कारण था, वो ये था कि न्यूज़पेपर में एज सच पिछले लगभग आप कह सकते हैं कि जब से हम लोगों ने एनालिसिस 8 तारीख के बाद से इसमें मतलब एक तरीके से पॉज लिया, तो नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेलिवेंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो हार्डली 2-3 दिन में कोई एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में मिल जाता है जो रियली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। अदरवाइज़ हर दिन एक आर्टिकल जो है वो ट्रंप के टैरिफ को लेकर आ रहा है ना, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा हमारे काम का वो चीज़ बनती नहीं है। तो इसलिए फिर भी आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे आज जो तारीख है दैट इज़ 24 तारीख है ना, और 8 तारीख को हमने लास्ट सेशन लिया था। तो जो हमारे बीच के रिमेनिंग डेज़ के न्यूज़पेपर आर्टिकल्स रहे हैं इंपॉर्टेंट, उनको हम लोग 2-3 दिन में मतलब 2-3 सेशंस में उनको कवर कर लेंगे। और आगे को देखते हैं कि फिर जैसे जैसे आर्टिकल्स एक दिन में या 2 दिन में या जितने दिन में भी कम से कम 3-4 आर्टिकल्स होंगे तो फिर हम उनको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज के आर्टिकल्स हम लोग देखते हैं। और 9 तारीख से 14 तारीख तक का मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। 3-4 आर्टिकल्स ही हैं हालांकि। तो सबसे पहला आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट भी है वो है ये वाला, लिमिट्स टू गवर्नर्स पावर। इसको लेकर हम लोगों ने पहले भी आर्टिकल्स डिस्कस किए हुए हैं, है ना, कि किस तरीके से जो ऐसे राज्य की सरकारें हैं, खासकर विच आर अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स। अपोजिशन रूल्ड का मतलब है कि जो केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है उसकी सरकार उस राज्य में नहीं है। से फॉर एग्ज़ाम्पल तमिलनाडु, से फॉर एग्ज़ाम्पल केरला, से फॉर एग्ज़ाम्पल वेस्ट बंगाल, से फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब, है ना। तो इस तरीके के राज्यों में इस तरीके की घटनाएं या इस तरीके के इंसिडेंसेस देखने को मिले हैं कि जो राज्य की चुनी हुई सरकार है, या आप कहें जो राज्य का चुना हुआ विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो बिल पास करती है ना। और बिल आपको पता है कि स्टेट लेवल पर कोई भी बिल तभी जो है वो लॉ बनता है, एक्ट बनता है, जब गवर्नर या राज्यपाल उस पर अपनी सहमति देते हैं, एसेंट देते हैं, है ना। तो यहाँ पर खासकर तमिलनाडु का ये मामला जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है, इसमें भी यही था कि लगभग 10 बिल थे, है ना। टोटल देयर वर 10 बिल्स जिनको राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दिया था और गवर्नर के पास उनको भेजा गया था। और गवर्नर ने उन बिल्स के ऊपर समय रहते या एक तरीके से कोई एक्शन लिया ही नहीं। ठीक है, और पिछले कम से कम आई थिंक 2020 से ये मामला चल रहा है और 2025 में हम लोग आज आ चुके हैं। तो पिछले 5 साल से कुछ बिल्स पेंडिंग हैं जिनके ऊपर गवर्नर फैसला ही नहीं ले रहे। तो एक तरीके से ये क्या हो रहा है, दिस इज सीन एज एन अटेम्प्ट टू क्रिपल द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट और स्पेशली द अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स। ठीक है ना, अपोजिशन या विपक्ष द्वारा जो शासित राज्य है उनकी जो चुनी हुई सरकारें हैं उनको काम नहीं करने देने का या उनके काम में एक तरीके से अवरोध, है ना, अवरोध पैदा करना, बैरियर्स या अड़ंगा लगाना, वो इस तरीके का यहाँ पर कुछ हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था और सुप्रीम कोर्ट में इसमें बड़ा एक सख्त फैसला सुनाया है। और सुप्रीम कोर्ट ने अब स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस जो हैं वो यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। ठीक है, स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस मेंशन कर दी हैं कि अगर राज्य की विधानसभा या असेंबली से पास होकर कोई भी बिल राज्यपाल या गवर्नर के पास जाता है तो वो उसको एक पर्टिकुलर टाइम तक ही अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद या तो उसको अपनी एसेंट देनी होगी या फिर अगर रिकन्सिडरेशन के लिए या पुनर्विचार के लिए राज्य की विधानसभा के पास, असेंबली के पास वापस भेजना है तो उसको भी समय रहते करना होगा। मतलब एक तरीके से जो आप लोग कंसेप्ट पढ़ते हैं ना पॉकेट वीटो का कंसेप्ट यही है कि आपके पास राज्यपाल के पास कोई बिल आया, उस बिल को वो अपनी जेब में रखे और भूल गए, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही थी। तो पॉकेट वीटो की जो पावर है उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं खत्म करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के थ्रू किया है। ठीक है, तो चलिए आर्टिकल को डिटेल में देखते हैं और उसके बाद फिर जो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो जो गवर्नर की पावर्स हैं
है ना, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं आर एन रवि, है ना, तमिलनाडु के गवर्नर आर एन रवि काफ़ी ज़्यादा विवादास्पद रहते हैं, विवादों में रहते हैं, है ना। आर एन रवि का जो फैसला था कि 10 पेंडिंग बिल्स को इन्होंने अपनी एसेंट विदहोल्ड करके रखी थी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इट इज़ इलीगल। आप ये समझिए कि संविधान के इतने बड़े पद पर अगर आप गवर्नर की बात करें, जैसे मतलब गवर्नर इज इक्विवेलेंट टू प्रेसिडेंट, है ना, केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल, इन दोनों का दर्जा अगर आप देखें तो नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर इक्विवेलेंट है, और इनके एक्शंस को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इलीगल। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इलीगल, ठीक है, इलीगल कहा है, और ये कहा है कि इट इज़ एरेनियस इन लॉ, यानी कि लॉ में, कानून में अगर इस तरीके के एक्शंस किए जाते हैं तो ये गड़बड़ है। द डिसीजन हैज़ अ बियरिंग ऑन द गवर्नर्स रोल इन अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स, ठीक है, मैंने वही बताया कि इस फैसले का जो असर है वो गवर्नर्स की जो भूमिका है, जो राज्यपालों की भूमिका है अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स या ऐसे राज्यों में जो विपक्ष द्वारा चलाई जाती है, विपक्ष द्वारा चलाई जाती राज्य, मतलब समझ गए आप, है ना, कि केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है उसकी अदर पार्टीज़ के द्वारा स्टेट्स रूल की जा रही है, विच शेयर अ पॉलिटिकली फ्रॉड रिलेशन विद द सेंटर, ठीक है, और ऐसी सरकारों का जिनका राज्य केंद्र के साथ थोड़ा सा जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा मधुर नहीं है ना, वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और गवर्नर के रोल को लेकर कि ऐसे राज्यों में गवर्नर की भूमिका या गवर्नर का रोल क्या रहेगा, उसके ऊपर इस फैसले का असर पड़ेगा। अ सिमिलर केस क्वेश्चनिंग डिले बाय द केरला गवर्नर इज ग्रांटिंग एसेंट टू बिल्स इज करंटली पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। तो तमिलनाडु के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, लेकिन केरला का भी इसी तरीके का एक सेम मामला है कि केरला के गवर्नर ने भी जो है वो कुछ बिल्स को एसेंट देने से, एसेंट ग्रांट करने से विदहोल्ड करके रखा हुआ है, डिले किया हुआ है। तो वो फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया हुआ है, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है, ठीक है। और वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट, ये केरला के जो गवर्नर हुआ करते थे पहले, आरिफ मोहम्मद खान, जो अब बेसिकली बिहार के गवर्नर बन चुके हैं, उनसे रिलेटेड ये बिल्स हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से अबाउट द गवर्नर्स रोल इन गिविंग एसेंट टू बिल्स पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। यानी कि जब राज्य की विधानसभा कोई भी बिल पास कर देती है, कोई भी विधेयक पास कर देती है, तो उसको लेकर जो गवर्नर का रोल है, जो गवर्नर की, राज्यपाल की भूमिका है एसेंट देने को लेकर, उसको लेकर हमारा संविधान क्या कहता है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, दैट इज़ 163, अनुच्छेद 163, डील्स विद द पावर्स ऑफ द गवर्नर, ठीक है। गवर्नर की जो शक्तियां हैं, राज्यपाल की जो शक्तियां हैं, वो 163 में दी हुई हैं। लेकिन एक स्पेसिफिक आर्टिकल है जो बहुत ज़्यादा आजकल चर्चाओं में बना हुआ है, और इसको लेकर इस साल आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, दैट इज़ आर्टिकल नंबर 200, ठीक है। दैट स्पेसिफिकली डील्स विद द इशू ऑफ ग्रांटिंग एसेंट टू बिल्स, कि राज्यपालों के द्वारा जो बिल्स को एसेंट दिया जाता है उसका स्पेसिफिक प्रोविज़न इस आर्टिकल में मेंशन है, दैट इज़ आर्टिकल 200। Both provisions are read together to determine the contours of the governor's power on this issue। और दोनों ही आर्टिकल यानी कि 163 और 200 को साथ में मिलकर पढ़ा जाता है, इनके प्रोविजंस को, ताकि जो गवर्नर की पावर है इस इशू को लेकर, इस मुद्दे को लेकर, उसके क्या कंटूर्स हैं, उसके क्या दायरे हैं, उसके लिए, ठीक है। अब इसमें यह लिखा हुआ है कि व्हेन अ बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट इज प्रेजेंटेड टू द गवर्नर हैज़ 4 ऑप्शंस, कि जब किसी राज्य की विधानसभा के द्वारा कोई बिल पास होता है और वो गवर्नर के पास जाता है, तो गवर्नर या राज्यपाल के पास 4 विकल्प या 4 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला है ग्रांट एसेंट टू द बिल, यानी कि वो बिल को अपनी सहमति दे दे तो डायरेक्ट जो बिल है वो एक्ट बन जाएगा, लॉ बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं, सीधा सीधा काम खत्म। सेकंड है विद होल्ड एसेंट टू द बिल, कि वो बिल पर अपनी एसेंट ना दें, ठीक, दूसरा हो गया। तीसरा ऑप्शन है रिटर्न द बिल फॉर रिकन्सिडरेशन, तीसरा ये हो सकता है कि वो बिल को एसेंट भी ना दें, विदहोल्ड भी ना करें एसेंट, और उसको वो असेंबली के पास वापस भेज दें रिकन्सिडरेशन के लिए, ठीक है। और चौथा ऑप्शन होता है कि रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, कि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए, राष्ट्रपति के विचार के लिए भी किसी बिल को रिजर्व रख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि गवर्नर के पास 4 पावर होती है या 4 ऑप्शंस होते हैं जब उनके पास कोई भी बिल
किसी भी राज्य की विधानसभा से पास होके आता है तो। ठीक है, अब आर्टिकल 200 की अगर हम वर्ड बाय वर्ड बात करें, वर्बेटिम उसको लें, तो आर्टिकल 200 ये कहता है कि व्हेन अ बिल हैज़ बीन पास बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट or in case of a state having a legislative council has been passed by both the houses, it shall be presented to the governor and the governor shall declare either that he assents to the bill or that he withholds assent therefrom and that he reserves the bill for the consideration of the president. ठीक है, आर्टिकल 200 ये कहता है कि जब भी कोई बिल किसी राज्य की विधानसभा से, और अगर कोई ऐसा राज्य है जहाँ पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, विधान परिषद भी है, तो दोनों हाउसेस से या दोनों सदनों से पास होकर जब बिल राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल के पास ये ऑप्शन है कि या तो वो उसको अपनी एसेंट दें या विदहोल्ड करें या फिर राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए बिल को रिजर्व रख लें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस आर्टिकल 200 में एक प्रोविज़ो है। प्रोविज़ो मतलब कंडीशन, एक कंडीशन दी हुई है कि गवर्नर में एज सून एज पॉसिबल रिटर्न बिल्स अदर देन मनी बिल्स विद अ मैसेज रिक्वेस्टिंग दैट द हाउस रिकंसिडर it in parts or in whole. If the legislative house after reconsidering the bill send it to the governor once again, the governor shall not withhold assent therefrom. ठीक है, ये बेसिकली जो चौथा ऑप्शन है वो यहाँ से निकल के आएगा इस प्रोविजो से। चौथा ऑप्शन ये कह रहा है कि गवर्नर में एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, सबसे बड़ा जो वर्ड्स या फ्रेजेस जिनके बल पर या जिनके दम पर ये बिल्स को एसेंट नहीं दिया गया या इनको दबा के रखा गया, वो यही फ्रेज है, दैट इज एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट मेंशन नहीं है। तो ये कहता है कि गवर्नर में एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके बिल्स को रिटर्न करें अदर देन मनी बिल, ठीक है, विद अ मैसेज रिक्वेस्टिंग दैट द हाउस रिकंसिडर इट इन पार्ट्स और होल। यानी कि अगर राज्यपाल उस पर अपनी एसेंट नहीं देते हैं, विदहोल्ड भी नहीं करते हैं, राष्ट्रपति के लिए रिजर्व भी नहीं रखते हैं, तो वो ये काम भी कर सकते हैं कि वो मैसेज के साथ उस बिल को वापस रिकंसिडरेशन के लिए, पुनर्विचार के लिए असेंबली को वापस भेजें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक क्लॉज है, यहाँ पर ये क्लॉज है, और इसमें देखो सबसे बड़ा पॉइंट यही है, मे एज सून एज पॉसिबल, कि जितना जल्द से जल्द हो सके वापस भेजना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने रखा है और 5 साल के बाद आपको याद आ रही है कि हमारे पास तो एक बिल आया था, हमें उसको वापस भेजना है, ऐसा नहीं, एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, अब इसी को लेकर टाइम लिमिट डिफाइन की गई है, वो आगे बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर यह भी लिखा है कि बिल वो राज्यपाल के पास गया, राज्यपाल ने या गवर्नर ने वो बिल को रिकंसिडरेशन के लिए असेंबली के पास वापस भेजा, और असेंबली अगर उस बिल को पास कर देती है दोबारा से, ठीक है, विद और विदाउट एनी अमेंडमेंट, ये भी ध्यान रखना, वो शायद यहाँ पर लिखा नहीं है ना, विद और विदाउट एनी अमेंडमेंट, ये भी कंडीशन होती है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के पास बिल दोबारा आया और दोबारा अगर असेंबली ने उसको पास कर दिया, चाहे एज इट इज़ या अमेंडमेंट्स के साथ, ठीक है, और फिर वो बिल गवर्नर के पास गया, तो गवर्नर उस केस में अपना एसेंट विदहोल्ड नहीं कर सकते। अब गवर्नर के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पावर होती है कि जब दोबारा बिल गवर्नर के पास आता है कि उस पर अपनी एसेंट देनी है, दैट इज मैंडेटरी, कंपलसरी होता है ये। ठीक है, ये ध्यान रखें। अब इसके बाद ये लिखा है, द टग ऑफ वॉर बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द गवर्नर इन अपोजिशन रूल्ड स्टेट एसेंशियली लाइज इन द वर्ड प्ले इन द प्रोविजो। वही मैंने आपको बताया कि ये जो टग ऑफ वॉर यानी कि जो रस्साकशी सरकार और जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स के गवर्नर हैं उनके बीच में ये जो प्रोविजो में शब्दों का खेल है, उसी की वजह से हो रहा है। ठीक है, वाइल द गवर्नर मस्ट रिटर्न द बिल एज सून एज पॉसिबल, है ना, ये तो लिखा हुआ है कि गवर्नर को बिल जो है वो एज सून एज पॉसिबल वापस कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम मेंशन नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। राजभवन, यानी राजभवन मतलब जो गवर्नर हाउस होता है, वो हैव एक्सप्लॉइटेड दिस एम्बिग्विटी टू सिट ऑन बिल्स इंडेफिनिटली विदाउट रिटर्निंग देम टू द स्टेट लेजिस्लेचर। वही मैंने आपको बताया कि ये जो एम्बिग्विटी है, इसी का एक्सप्लॉइटेशन या इसी का दुरुपयोग बेसिकली गवर्नर्स ने किया है ना, कि वो इंडेफिनेटली अनिश्चित काल के लिए बिल्स के ऊपर बैठ जाते हैं मतलब वही है ना, पॉकेट वीटो के तरीके से इस्तेमाल होता है, और उस बिल को वापस वो नहीं भेजते हैं क्योंकि उसमें एज सून एज पॉसिबल लिखा है, वो टाइम लिमिट नहीं है, तो ही ये प्रॉब्लम है। ठीक है, बट कैन अ गवर्नर इन प्रैक्टिस एक्चुअली सिट ऑन अ बिल फॉर एवर। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या कोई गवर्नर, क्या कोई राज्यपाल वाकई में किसी बिल के ऊपर फॉर एवर बैठ सकता है, मतलब बिल उनके पास आया और वो कभी भी उसको लेकर कोई एक्शन ही ना ले, ऐसा क्या हो सकता है क्या? तो यहाँ पर ये लिखा है, एन इनडेफिनिट टाइमलाइन इन डिसाइडिंग ऑन बिल्स कैन इन इफेक्ट अमाउंट टू पैरालाइजिंग द इलेक्टेड गवर्नमेंट। भाई मैंने आपको बताया कि अगर इनडेफिनेट समय तक कोई बिल राज्य की विधानसभा से पास होकर
राज्यपाल के पास, गवर्नर के पास जाता है और गवर्नर उस पर कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, तो एक तरीके से वो क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो पैरालाइज हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट काम ही नहीं कर पाएगी, सरकार काम ही नहीं कर पाएगी, है ना। सरकार बिल पास कर रही है, मतलब सरकार इन द सेंस कि जो असेंबली है वो बिल पास कर रही है, लेकिन हो क्या रहा है, कुछ भी नहीं। वो बिल जो है वो लॉ तो बन ही नहीं पा रहा, है ना। दिस वॉज एसेंशली द तमिलनाडु गवर्नमेंट्स आर्ग्यूमेंट, और यही तमिलनाडु की सरकार का आर्ग्यूमेंट भी था, दैट द गवर्नर वर्चुअली एक्सरसाइजेज अ पॉकेट वीटो बाय डिलेइंग हिज डिसीजन ऑन ग्रांटिंग असेंट। वही मैंने आपको बताया कि तमिलनाडु की सरकार का आर्ग्यूमेंट भी यही था कि गवर्नर एक तरीके से पॉकेट वीटो का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं और असेंट नहीं दे रहे हैं। गवर्नर ने ये आर्ग्यू किया कि दैट ही वॉज एक्सरसाइजिंग हिज डिस्क्रिशनरी पावर इन गिविंग एसेंट टू द बिल्स। अब गवर्नर यहाँ पर ये कहते हैं, राज्यपाल ये कहते हैं कि मैं अपनी जो विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं, मेरी जो डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं, मैं यहाँ पर उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, एसेंट देने के लिए। हाउएवर दिस डिस्क्रिशन कैन नॉट बी यूज्ड आर्बिट्रेरली और बेस्ड ऑन अ पर्सनल प्रेफरेंस बट ओनली इन कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स विद कोजेंट रीजन्स। ठीक है, हालांकि ये डिस्क्रिशन जो है वो भी कोई अपने मनमाने तरीके से यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल या पर्सनल प्रेफरेंस के आधार पर नहीं यूज़ कर सकता, कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स पर होने चाहिए और उसके पीछे भी रीजन्स होने चाहिए, पर्याप्त या सही तरीके से कारण होने चाहिए। एडिशनली आर्टिकल 200 यूजेस द वर्ड शेल which indicates that the framers of the constitution intended a mandatory tone for the governor on this aspect। ये shall मतलब यही वाला वर्ड है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। ये once again the governor shall not withhold assent therefrom, यानी कि एक बार पास होके दोबारा जब वो बिल रिकन्सिडरेशन के लिए असेंबली के पास गया और असेंबली ने दोबारा उसको पास करके भेज दिया, तो वहाँ पर फिर उसको वो उस पर अपनी एसेंट विदहोल्ड नहीं कर सकते, मतलब अब एसेंट उनको देनी ही पड़ेगी। तो वही ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पर दो आर्टिकल, इसमें आर्टिकल 200 में जो शेल वर्ड का इस्तेमाल किया गया है वो यही इंडिकेट करता है, वो यही दर्शाता है कि जो हमारे संविधान निर्माता हैं उनकी इंटेंशन या मंशा भी यही थी कि वो यहाँ पर एक मैंडेटरीनेस जो है वो लाना चाहते थे, ठीक है। अब व्हाट हैड द सुप्रीम कोर्ट सेड ऑन दिस इशू अर्लियर। अब इस तरीके के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहले भी मामले आए हैं, पहले भी केसेस हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या कहा है, एक केस था अरुणाचल प्रदेश की असेंबली को लेकर, 2016 का केस, नबम रेबिया एंड बवांग फेलिक्स वर्सेस डिप्यूटी स्पीकर। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस एस्पेक्ट को थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस किया था। इसमें यह कहा गया था कि ऑफ कोर्स द गवर्नर कैन नॉट विदहोल्ड एसेंट टू अ बिल indefinitely but must return it to the assembly with a message and this could include recommendations for amendments to the bill। ठीक है, इसमें उन्होंने यही कहा था कि गवर्नर जो है वो अपनी बिल को जो एसेंट विदहोल्ड करनी है वो इंडेफिनेटली नहीं कर सकते, इंडेफिनेटली मतलब अनिश्चित काल के लिए नहीं कर सकते, और उनको बिल को जो है वो असेंबली को वापस भेजना चाहिए एक संदेश या मैसेज के साथ। और उसमें ऐसा हो सकता है कि अगर गवर्नर को लगता है कि कोई इस बिल के कोई प्रोविज़न या कोई प्रावधान जो है वो ठीक नहीं है, ठीक है, तो उस पर बदलाव के लिए वो अमेंडमेंट्स के लिए रिकमेंडेशंस भी दे सकते हैं। दिस इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ रूल 102 एंड 103 ऑफ द रूल्स विच रीड एज फॉलोज। ठीक है, अब 1021 जो रूल है वो ये कहता है कि व्हेन अ बिल पास्ड बाय द असेंबली इज रिटर्न टू द असेंबली बाय द गवर्नर विद अ मैसेज रिक्वेस्टिंग दैट द असेंबली डू रिकंसिडर द बिल और एनी स्पेसिफाइड प्रोविजंस देयर ऑफ or any such amendments as are recommended in his message, the speaker shall read the message of the governor in the assembly if in session, or if the assembly is not in session, direct that it may be circulated for the information of the members। ठीक है, उसमें ये कहा गया कि अगर ऐसे मामलों में अगर गवर्नर का कोई मैसेज आता है, ठीक है, तो वो मैसेज को पढ़ने की या विधायकों तक उस मैसेज को पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है, सदन के सभापति की, स्पीकर की। ठीक है, अगर सदन जो है वो चल रही है ना, अगर हाउस जो है वो सेशन में है तो उसको वहाँ पर स्पीकर रीड आउट करेंगे उस मैसेज को, और अगर हाउस सेशन में नहीं है तो फिर वो मेंबर्स की इंफॉर्मेशन के लिए उस मैसेज को सर्कुलेट किया जाएगा। ठीक है, ये इस वाले केस में बात की गई है। अब इसके बाद 2023 का एक केस देखते हैं, दैट इज़ दिस सेक्रेटरी द स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी लेड जो गवर्नमेंट है पंजाब की, और उस समय जो गवर्नर हुआ करते थे पंजाब के, दैट इज़ बनवारी लाल पुरोहित, उनके बीच में ये मामले की सुनवाई की थी। स्टेट गवर्नमेंट मूव्ड द कोर्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट
governor after he withheld his approval to certain bills on the ground that 2 sessions of the assembly were patently illegal. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि आम आदमी पार्टी की जो पंजाब की सरकार थी वो कोर्ट में इस वजह से गई थी जब गवर्नर ने कुछ बिल्स को लेकर अपनी एसेंट नहीं दी, ठीक है, और इस आधार पर नहीं दी कि जो विधानसभा के 2 सत्र या दो सेशंस हुए थे वो इलीगल थे, ठीक है. स्पीकर एज पर द विधानसभा रूल्स हैव रिकन्वीन्ड द सिटिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर इट वाज एडजर्न साइंड आए विदाउट प्रोरोगेशन. तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जो स्पीकर हैं उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सिटिंग है उसको दोबारा बुला लिया था, ठीक है, जब वो साइंड आए हो गई थी उसके बाद प्रोरोगेशन के बिना. एंड जनरली क्या होता है कि जो सदन की कार्रवाई या तो किसी दिन के लिए जब मतलब स्थगित की जाती है तो उसको एडजर्नमेंट बोलते हैं. अगर एडजर्न साइंड आए का मतलब होता है कि सदन खत्म हो गया, मतलब सदन का वो जो सत्र है वो खत्म हो गया, ठीक है, उसके बाद उसको प्रोरोग किया जाता है, देन उसके बाद उसको दोबारा रिकन्वीन किया जाता है, मतलब कन्वीन जो दोबारा सत्र बुलाया जाता है. तो इन्होंने एडजर्न साइंड आए के बाद प्रोरोगेशन के बिना रिकन्वीन कर दिया. तो ये इनका कहना था कि ये लीगल है, इसलिए गवर्नर का ये कहना था, ठीक है. द गवर्नर एज एन अनइलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट इज एंट्रस्टेड विद सर्टन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स. अब गवर्नर ऑब्वियस ही बात है कि स्टेट के नॉमिनल हेड है, ठीक है, हालांकि वो अनइलेक्टेड होते हैं लेकिन उनमें कुछ संवैधानिक शक्तियाँ उनको दी गई हैं. However, this power cannot be used to thwart the normal course of law making by the state legislatures. लेकिन कोर्ट का ये साफ साफ कहना था कि ये जो पावर या जो शक्ति राज्यपाल को दी गई है वो जो राज्य की विधानसभा का नॉर्मल तरीका है या जो नॉर्मल प्रोसीजर है लॉ बनाने का, कानून बनाने का, उस प्रोसीजर को रोकने के लिए या उस प्रोसीजर में किसी तरीके की बाधा पहुंचाने के लिए इस पावर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जो राज्यपाल को शक्तियाँ दी गई हैं. कंसिक्वेंटली इफ द गवर्नर डिसाइड्स टू विदहोल्ड एसेंट अंडर द सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ आर्टिकल 200, द लॉजिकल कोर्स ऑफ एक्शन इज टू परस्यू द कोर्स इंडिकेटेड इन द फर्स्ट प्रोविजो ऑफ रेमिटिंग द बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर रिकन्सिडरेशन. ठीक है, अगर आर्टिकल 200 के अंतर्गत जो राज्यपाल हैं वो बिल को अपनी एसेंट नहीं भी देते हैं तो उनको फिर वही करना है जो फर्स्ट प्रोविजो में दिया है कि एज सून एज पॉसिबल उसको रिकन्सिडरेशन ऑफ द असेंबली के लिए वापस भेजना है, ठीक है. एंड व्हाट डिड द कोर्ट से इन द तमिलनाडु डिसीजन. अब तमिलनाडु के फैसले को लेकर कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो 2023 की रूलिंग थी उसके ऊपर रिलाई करते हुए अपना फैसला सुनाया है, लेकिन एक स्टेप वो आगे गए हैं. उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है टाइम लिमिट. यही मैंने आपको बताया कि सबसे पहली चीज़ जो है वो टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है फॉर द गवर्नर टू एक्सरसाइज हिज पावर्स अंडर आर्टिकल 200. एज अ जनरल रूल इट इज़ नॉट ओपन फॉर द गवर्नर टू रिजर्व अ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट once it is presented before him in the second round after having been returned to the house previously as per the first provision. The only exception to this general rule is when the bill presented in the second round is different from the one presented to the governor in the first instance. यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पहले तो ये कही गई है कि अगर पहली बार कोई बिल असेंबली में पास हुआ, गवर्नर के पास आया, गवर्नर ने उसको रिकन्सिडरेशन के लिए राज्यपाल वापस से विधानसभा के पास भेजा और विधानसभा ने दोबारा पास करके वो बिल गवर्नर के पास भेजा, तो गवर्नर उस केस में राष्ट्रपति के लिए उस बिल को, राष्ट्रपति की कंसिडरेशन के लिए उस बिल को रिजर्व नहीं रख सकते, ठीक है. उसमें कंडीशन ये कही गई है कि अगर वो सेम बिल है, तो अगर बिल दूसरा है देन इट इज़ डिफरेंट थिंग, ठीक. इन केस ऑफ रिजर्वेशन ऑफ बिल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट कॉन्ट्ररी टू द एडवाइस ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द गवर्नर shall make such reservations within a maximum period of 3 months. ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर राज्यपाल जो है, गवर्नर जो है, वो बिल को रिजर्व रख रहे हैं फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, और वो भी कॉन्ट्ररी टू द एडवाइस ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर राज्यपाल जो हैं वो क्या स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के कॉन्ट्ररी, मतलब उसके अगेंस्ट जाके अगर राष्ट्रपति के लिए बिल को रिजर्व रख रहे हैं, राष्ट्रपति की कंसिडरेशन के लिए, तो द गवर्नर शैल मेक सच रिजर्वेशन विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 months. तो 3 महीने के अंदर अंदर ये रिजर्वेशन गवर्नर को करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि आप 2 साल तक लेके बैठे हो, उसके बाद आपने कहा आपसे, मतलब जब भी इस तरीके की कुछ चर्चाएं हुई तो आपने कहा कि अब ये बिल हमने राष्ट्रपति के पास भेज दिया. ऐसा नहीं, 3 महीने के अंदर अंदर करना है, ठीक है. इन केस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ अ बिल
after reconsideration in accordance with the first proviso of Article 200, the governor must grant assent forthwith subject to a maximum period of 1 month. ठीक है, और अगर बिल जो है वो फर्स्ट प्रोविज़न जो आपको मैंने बताया, फर्स्ट प्रोविज़ो है ना कि वापस आया, राज्यपाल के पास गया दोबारा से, तो उस केस में राज्यपाल को 1 महीने के अंदर अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर, टाइम लिमिट मेंशन की गई है, 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो एसेंट देनी होगी. ठीक है. द रूलिंग इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट बिकॉज द कोर्ट एक्साइज पावर अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पर 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 142 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का भी मेंशन किया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल का यूज़ भी किया है. ये आर्टिकल का यूज़ बेसिकली सुप्रीम कोर्ट तब करता है जब किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस, है ना, पूरा न्याय जो है वो देना होता है. आर्टिकल 142 का यूज़ इसलिए सुप्रीम कोर्ट करता है. और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो 10 बिल्स हैं, एज हैविंग रिसीव्ड एसेंट गिवन द अनड्यूली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच दिस बिल्स वर केप्ट पेंडिंग बाय द गवर्नर before the ultimate declaration of withholding of assent and in view of the scant respect shown by the governor to the court's decision is similar matters earlier. ठीक है, यानी कि ये जो 10 बिल्स थे जिनको लेकर गवर्नर अपनी एसेंट नहीं दे रहे थे, उन बिल्स को पास डिक्लेयर कर दिया गया है. ठीक है, ये पहला इंस्टेंस है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. ऐसा पहली बार हुआ है जब गवर्नर की एसेंट के बिना कोई बिल्स स्टेट असेंबली से पास होने के बाद डायरेक्ट लॉ बन गए. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये 10 बिल्स को लेकर ये बात कही गई है. ठीक है, आर्टिकल 142 जो है वो मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट को यूनिक पावर देता है टू डू द कंप्लीट जस्टिस बिटवीन द पार्टीज वेयर एट टाइम्स द लॉ और स्टैट्यूट मे नॉट प्रोवाइड अ रेमेडी. कभी कभी ऐसा होता है कि जो लॉ है, जो स्टैट्यूट है, वो आपको पूरी तरीके से राहत जो पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं किसी भी केस में उनको नहीं मिल पाता है. तो उस केस में कंप्लीट जस्टिस या पूर्ण न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 142 का पावर का यूज़ करता है. इन दो सिचुएशंस द कोर्ट कैन एक्सटेंड इटसेल्फ टू पुट एन एंड टू अ डिस्प्यूट इन अ मैनर दैट वुड फिट द फैक्ट्स ऑफ द केस. तो ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी पावर को और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकता है. ठीक है, किसी भी ऐसे विवाद या डिस्प्यूट को एंड करने के लिए उस तरीके से जैसा उसको लगता है, मतलब केस के जो फैक्ट्स हैं उसके हिसाब से वो किसी भी डिस्प्यूट को एंड कर सकता है अपनी पावर्स को एक्सटेंड करके. अब जो सिमिलर केसेस हैं अदर स्टेट्स के, उनमें अब क्या होगा, तो 2023 की रूलिंग और जो करंट रूलिंग है उसका असर जो सिमिलर केसेस हैं उनके ऊपर तो पड़ेगा. जैसे केरला ने अपनी याचिका में ये कहा है कि 3 बिल्स हैव बीन पेंडिंग विद द फॉर्मर गवर्नर. मैंने आपको बताया वही जो फॉर्मर गवर्नर थे वहाँ के, आरिफ मोहम्मद खान, अब ये बिहार के गवर्नर बन चुके हैं. इनके पास 3 बिल्स जो हैं वो पेंडिंग थे 2 साल के लिए, और 2 बिल्स जो हैं वो कम से कम 1 साल के लिए वो पेंडिंग पड़े थे. ठीक है, इस मामले में एक PIL जो है वो केरला के हाई कोर्ट में लगाई गई है. द स्टेट गवर्नमेंट आर रिस्पोंडेंट. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट उसमें रिस्पोंडेड है, बट द हाई कोर्ट रिफ्यूज टू इंटरवीन. हाई कोर्ट ने इसमें दखल देने से मना कर दिया, प्रॉम्प्टिंग द स्टेट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट. और उन्होंने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं होगी. और ये मामला जो है वो अभी सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच के सामने पेंडिंग है. तेलंगाना ने भी ये बात कही है कि 10 जो इंपॉर्टेंट बिल्स हैं वो वहाँ की भी एक फॉर्मर गवर्नर हुआ करते थे तमिल साई सुंदरराजन, उनके पास पेंडिंग है. एंड दैट 7 ऑफ दिस बिल्स जो हैं वो असेंबली ने पास करके गवर्नर की एसेंट के लिए भेजे हुए हैं सितंबर 2022 में. ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 3 साल के आसपास होने को है, ये बिल भी वहाँ पर पेंडिंग पड़े हुए हैं. ठीक है, तो आई होप आप बात समझे पूरी की पूरी जो मैंने इस आर्टिकल में आपको समझाई. थोड़ा सा डिटेल में हम लोगों ने ले लिया है ना, पूरा मैंने आपको बता दिया. अब यहाँ पर ये तो इंडियन एक्सप्रेस में था, द हिंदू में बेसिकली एक इस तरीके का मतलब इमेज आई हुई थी. इसमें टाइमलाइंस जो है वो क्लियरली मेंशन की गई है. इसमें लिखा है कि अ गवर्नर हैज़ अ मैक्सिमम ऑफ 1 मंथ टू विद होल्ड एसेंट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द स्टेट कैबिनेट. ठीक है, स्टेट कैबिनेट की एडवाइस पे गवर्नर के पास सिर्फ और सिर्फ 1 ही महीना है अपनी एसेंट को विदहोल्ड करने के लिए. ठीक, अ मैक्सिमम ऑफ 3 months इज गिवन टू रिटर्न द बिल विद अ मैसेज स्पेसिफाइंग रीजंस इफ द गवर्नर विदहोल्ड्स एसेंट कॉन्ट्ररी टू द कैबिनेट्स एडवाइस. और कैबिनेट की एडवाइस के कॉन्ट्ररी मतलब उसके अगेंस्ट जाके अगर गवर्नर बिल को विदहोल्ड करते हैं, अपनी एसेंट विदहोल्ड करते हैं, तो उसको रिटर्न करने के लिए मैसेज के साथ 3 महीने का समय है मैक्सिमम. अगर वो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए भी अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट बिल को रिजर्व रखते हैं तो उसके लिए भी 3 ही महीना है उनके पास. और द गवर्नर मस्ट ग्रांट एसेंट, ये इंपॉर्टेंट है, मस्ट ग्रांट एसेंट टू अ बिल रीपास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर अंडर आर्टिकल 200 विद इन अ मैक्सिमम ऑफ 1 month.
और अगर कोई बिल दोबारा असेंबली से पास होके गवर्नर के पास जाता है तो उस पर 1 महीने के अंदर अंदर अपनी एसेंट देनी ही होगी, उसमें कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, एक तो पहली बात है कि उसमें एसेंट देनी है ना, मस्ट। और दूसरी चीज़ सॉरी सॉरी है ना, एक तो अपनी एसेंट देनी है और दूसरी बात यह है कि विद इन 1 मंथ देनी है। तो यहाँ पर गवर्नर्स जो इस तरीके के पावर्स का मिसयूज़ करते थे, है ना, जो एज सून एज वर्ड उसमें दिया गया था उसका मिसयूज़ करते थे, तो वो मिसयूज़ यहाँ पर कोर्ट ने ख़त्म किया है एक तरीके से। ठीक है, अच्छी बात भी है ना, अगर कोई बिल पास हो रहा है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, तभी उस बिल के पास होने का फ़ायदा है। अगर बिल पास हुआ है 2020 में और 2025 तक जाके वो बिल लॉ बन ही नहीं रहा, तो फिर राज्य की जो असेंबली है या जो राज्य की सरकार है वो काम करेगी कैसे? ठीक है, ये तो फिर एक तरीके से आप ये कहिए कि जो फेडरलिज्म है उसके ऊपर भी तो ये कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि एक डेंट है ना, फेडरलिज्म पे भी तो डेंट है ना। स्टेट सेंटर रिलेशंस कैसे काम करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि जो आपके सेंटर की जो पार्टी वाली जो सरकार है, जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार है सिर्फ वहीं बढ़िया होगा, जो बाकी अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं उनका क्या होगा फिर? ठीक है, इसीलिए तो खींचातानी चलती रहती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं एक और आर्टिकल हम लोग। यहाँ पर एक आर्टिकल बेसिकली रेपो रेट को लेकर है ना, ये वैसे बहुत बेसिक आर्टिकल है रेपो रेट के बारे में। और ये अभी रेपो रेट को लेकर जिक्र इसलिए हुआ है क्योंकि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है उसमें रेपो रेट को कम किया गया है, 25 बेसिस पॉइंट्स कम करके 6% पर ला दिया गया है। ठीक है, और इन्होंने अपना जो इंस्टांस है मॉनेटरी पॉलिसी का जो इंस्टांस है उसको न्यूट्रल से एकोमोडेटिव कर दिया है। एकोमोडेटिव का मतलब यह है कि आने वाले समय में और ज़्यादा जो है वो रेपो रेट में गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब रेपो रेट होता क्या है? वैसे तो आपको पता ही होगा, बहुत बेसिक चीज़ है, बट फिर भी जो दिया है वो देखते हैं कि पीपल गो टू द कमर्शियल बैंक्स टू आइदर डिपॉजिट देयर सेविंग्स और गेट अ लोन। ठीक है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी जो पर्सन है वो किसी भी कमर्शियल बैंक में क्यों जाता है? दो ही चीज़ के लिए, या तो जो उसके पास एक्स्ट्रा पैसा है वो उसको डिपॉजिट करने जाता है, और अगर उसको पैसे की ज़रूरत है तो लोन लेने जाता है। ठीक है, ऑन सेविंग्स बैंक पे इंटरेस्ट टू डिपॉजिटर्स वाइल ऑन लोन्स दे चार्ज इंटरेस्ट टू बोरोवर्स। ठीक है, अगर आप कोई पैसा अपना बैंक पर डिपॉजिट करते हैं तो उस पर बैंक आपको क्या देता है? इंटरेस्ट देता है ना। और अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। टिपिकली द इंटरेस्ट रेट बैंक चार्ज ऑन लोन्स इज़ हायर देन द इंटरेस्ट दे पे ऑन डिपॉजिट्स। दिस इज़ हाउ बैंक्स मेक मनी। ठीक है, ये ऑब्वियस सी बात है कि बैंक आपको अगर लोन दे रहा है, ठीक है, मान लीजिए लेट से बैंक में एक व्यक्ति 100 रुपये जमा करने आया और दूसरा व्यक्ति जो है वो 100 रुपये का लोन लेने आया। ठीक है, तो जो 100 रुपये जमा करने आया है उसको बैंक जो है वो 4% का इंटरेस्ट देगा, मतलब उसको वापस करेगा वो जिस भी टाइम पीरियड के बाद होगा, 100 का 104 रुपये। और जो व्यक्ति 100 रुपये का लोन लेने आया है, बैंक उससे लेट से 6% ब्याज उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो उससे वो 100 रुपये की बजाय 106 रुपये वसूल करेगा। ठीक है, 100 रुपये बैंक के पास आए, डिपॉजिट हुए और बैंक ने उसको लोन में चला दिया। 100 के बैंक को अब 104 लौटाने हैं और जिसको बैंक ने लोन दिया है उससे वो 106 रुपये ले रहे हैं, तो यानी कि 2 रुपये का बैंक को फ़ायदा हो गया। इसी को बेसिकली स्प्रेड भी कहा जाता है और यही बेसिकली वो तरीका है जिससे बैंक पैसा कमाते हैं। ठीक है, अ की फैक्टर इन डिसाइडिंग द रेट्स दे चार्ज और पे टू द कंज्यूमर इज द इंटरेस्ट दैट कॉमर्शियल बैंक्स देमसेल्व्स पेज और गेट व्हेन दे बोरो और डिपॉजिट मनी फ्रॉम और इन द आरबीआई। ठीक है, अब बैंक्स जो हैं अपने मन मर्जी से कोई भी रेट नहीं लगाते। ठीक है, कोई भी रेट ऐसे सच बैंक नहीं लगा सकता, ना ही वो डिपॉजिट पे और ना ही जो लोन्स दे रहा है उस पर। वो रेट जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो इस बात के ऊपर निर्भर करते हैं कि जो बैंक्स हैं, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, वो आरबीआई से अगर पैसा उधार ले रहे हैं, ठीक है, तो उनको आरबीआई को कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। एक तो चीज़ ये हो गई, और दूसरी चीज़ कि अगर वो अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई में डिपॉजिट कर रहे हैं तो उनको आरबीआई से कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो उसके बेसिस पर वो डिसाइड किया जाता है कि बैंक्स जो मतलब नॉर्मल पर्सनस हैं उनको जब इंटरेस्ट, उनके जब पैसे डिपॉजिट करेंगे तो उनको कितना इंटरेस्ट देंगे, या उनको लोन देंगे तो उनसे कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है,
अब रेपो रेट ये वही इंटरेस्ट रेट होता है दैट द आरबीआई चार्जेस व्हेन बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम इट। यानी कि अगर कोई भी बैंक आरबीआई से पैसा बोरो करता है, पैसा उधार लेता है, तो जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई उसके ऊपर चार्ज करता है उसको रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? इज द इंटरेस्ट रेट द सेंट्रल बैंक पेज बैंक व्हेन दे पार्क देयर एक्सेस कैश विद इट। ठीक है। कहीं कहीं पर आपने कभी हो सकता है कि ये भी पढ़ा हो कि आरबीआई मतलब जो बैंक है, जैसे मान लीजिए लेट से एसबीआई है, ठीक है, एसबीआई अगर आरबीआई से पैसा उधार लेता है तो जो वो उसको वापस में बदले में जो इंटरेस्ट रेट देगा दैट विल बी रेपो रेट। ठीक है। और कहीं कहीं पर आपने ये पढ़ा हो सकता है कि जब आरबीआई एसबीआई से उधार लेगा तो जो ब्याज दर या इंटरेस्ट रेट एसबीआई उसके ऊपर लगाएगा आरबीआई के ऊपर, वो रिवर्स रेपो रेट है। बट ये कंसेप्ट थोड़ा सा इसमें फैलेसी है। फैलेसी या गड़बड़ी ये है कि आप ऑब्वियस सी बात समझिए, आरबीआई इज़ द बैंकर्स ऑफ द बैंक। ठीक है। तो वो बेचारा कॉमर्शियल बैंक से उधार क्यों लेगा? ठीक है। उसका बेसिकली फंडा वही है कि जैसे हम और आपके पास अगर एक्स्ट्रा पैसा है, हम उसको बैंक में रखने जा रहे हैं, तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि बैंक हमसे उधार ले रहा है। ठीक है। हमारे पास जो एक्स्ट्रा पैसा है हम उसको बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं सो दैट कि हम उसमें कुछ इंटरेस्ट अर्न कर लें। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम बैंक हमसे उधार ले रहा है ना? ये तो नहीं कहेंगे। तो वही चीज़ है कि किसी भी कॉमर्शियल बैंक के पास जब एक्स्ट्रा पैसा होता है और वो उसको आरबीआई में अपने एक्स्ट्रा पैसा को पार्क करता है एक तरीके से, है ना, डिपॉजिट करता है, तो उस पर जो उसको इंटरेस्ट रेट मिलता है दैट इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। ये ध्यान रखना। करेंटली जो रेपो रेट है वो 6% है और जो रिवर्स रेपो रेट है वो 3.35% है। अब रेपो रेट मैटर क्यों करता है? क्योंकि इन्हीं दोनों रेट्स का इस्तेमाल करके आरबीआई जो है वो बाकी जितने भी इंटरेस्ट रेट्स होते हैं बैंकिंग सिस्टम में वो सेट किए जाते हैं और इसका पूरी की पूरी इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था के ऊपर असर या इम्पैक्ट पड़ता है। व्हेन द आरबीआई वांट्स टू एनकरेज इकोनॉमिक एक्टिविटी इट रिड्यूसेस द रेपो रेट। ठीक है। जब आरबीआई चाहता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ें, ठीक है, आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ें, तो वो रेपो रेट को कम कर देता है, रेपो रेट सस्ता कर देता है। रेपो रेट कम करने से होगा क्या कि जो लोन्स हैं वो सस्ते हो जाएंगे, है ना, और लोन सस्ते हो जाएंगे तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे, लोग ज़्यादा लोन लेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी क्योंकि लोग खर्चा करेंगे इधर उधर, है ना, लोग घर खरीदेंगे, गाड़ियाँ खरीदेंगे, ये सब चीज़ें होंगी, पर्सनल लोन्स लेंगे। ठीक है। तो दिस enables द कॉमर्शियल बैंक्स टू ब्रिंग डाउन इंटरेस्ट रेट दे चार्ज ऑन देयर लोन्स एज वेल एज द इंटरेस्ट रेट दे पे ऑन डिपॉजिट्स। तो इससे वही होगा कि जब रेपो रेट कम हो जाएगा तो जो बैंक्स है, जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं, वो लोगों को मतलब लोगों से जो लोग अगर उनसे लोन ले रहे हैं तो उस पर भी वो कम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और जो पैसा बैंक में लोगों ने जमा किया हुआ है उसके ऊपर भी वो कम इंटरेस्ट देंगे। ठीक है। दिस इन टर्न इंसेंटिवाइज पीपल टू स्पेंड मनी। अब ऑब्वियस सी बात है कि लोगों के पास कुछ पैसा है और मतलब एक तो लोन अगर सस्ता हो गया तो लोग लोन लेके भी खर्चा कर सकते हैं। ठीक है। गाड़ी ले सकते हैं, घर ले सकते हैं या पर्सनल लोन लेके भी खर्चे कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि अगर आप बैंक में पैसा जमा करने जा रहे हैं और आपको बहुत कम, आपने डिपॉजिट पर बहुत कम अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो फिर आपको ये लगेगा कि यार बैंक में पैसा रखने से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, इसको कहीं ना कहीं खर्च कर लिया जाए, है ना। तो वो चीज़ भी यहाँ पर होती है। बिकॉज कीपिंग देयर सेविंग्स इन द बैंक नाउ पेज बैक अ लिटिल लेस, वही मैंने आपको बताया। वाइल बिजनेसेस आर इंसेंटिवाइज टू टेक लोन्स फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट्स बिकॉज लोन्स नाउ कॉस्ट अ लिटिल लेस एज वेल। ठीक है। क्योंकि अब बिजनेसेस वगैरह जो है वो ज़्यादा लोन ऐसे समय पर ले सकते हैं क्योंकि लोन्स जो हैं वो सस्ते हो गए और लोगों का पैसा जो डिपॉजिट हो रहा है वो उस पर इंटरेस्ट कम मिल रहा है। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जब आरबीआई ये चाहता है, अब क्योंकि ऐसे में होगा क्या, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी और लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो अगर सप्लाई साइड कांस्टेंट है, ऑब्वियसली बात है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो डिमांड विल इंक्रीज इन द मार्केट। तो उससे होगा क्या, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। तो जब आरबीआई को लगता है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन या महंगाई हो रही है तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देता है। जनरली आप हमेशा ये देखना कि जो इन्फ्लेशन का डेटा आता है और जो रेपो रेट के फैसले लिए जाते हैं ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में, वो इसी तरीके से होता है कि जब भी इन्फ्लेशन कम होगा, ठीक है, जब इन्फ्लेशन कम होगा रेपो रेट्स को तभी गिराया जाता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा होगा, महंगाई बढ़ रही होगी, उस समय कभी भी रेपो रेट कम नहीं किया जाएगा क्योंकि उसका फिर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। एक तो इन्फ्लेशन पहले से ही ज़्यादा है और अगर रेपो रेट को कम कर दिया गया तो फिर और ज़्यादा मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, है ना। मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ेगी।
वही चीज़ है, ठीक है। बैंक्स दस हैव टू पे मोर इंटरेस्ट टू बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, विच मीन्स दे विल चार्ज मोर इंटरेस्ट टू देयर बोरोवर्स, है ना। रेपो रेट अगर बढ़ गया तो बैंक्स को क्या करना पड़ेगा, जो वो सेंट्रल बैंक या आरबीआई से जो पैसा ले रहे हैं उस पर ज़्यादा उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बदले में बैंक्स जो आम आदमी को लोन देते हैं उसका भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे वो। तो मैक्रो लेवल पर इससे होगा क्या कि लोग जो है वो खर्चे कम करेंगे, बोरो कम करेंगे पैसा, और मार्केट में वही है कि मनी सप्लाई कम हो जाएगा और इससे इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, ठीक है। रेपो और रिवर्स रेपो रेट्स को बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स जो है वो इकोनॉमी में बोला जाता है। तो आई होप आप बात समझ गए, ठीक है। अब आरबीआई ने क्यों ये रेपो रेट कम किए हैं, वो उसका कोई ऐसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, वही है कि उसमें इन्फ्लेशन वगैरह जो है वो इस समय कम है तो किया गया। मेन जो है वो कंसेप्ट है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का, ठीक। चलिए, ये टॉपिक को आप लाइटली मत लीजिएगा, ठीक है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसको लेकर यूपीएससी इन्फ्लेशन के साथ इसको ऐड करके यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछता आया है, बहुत बार पूछा है, ठीक है, कि इसका इफेक्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। तो इसीलिए अपने कंसेप्ट को साउंड रखिए। इकोनॉमी का पेपर या इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस आते हैं खासकर प्रीलिम्स में, वो आपको वैसे भी पता है कि आप 100% उसको फिगर आउट नहीं कर सकते कि वो क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, और 100% आप उनको सॉल्व भी नहीं कर सकते, ये भी गारंटी है मेरी। आप चाहे 50 बुक पढ़ लीजिए, ठीक है, कोई अगर इकोनॉमी का स्पेशलिस्ट भी है वो उसको भी अगर फर्स्ट टाइम आप एग्ज़ाम हॉल में वो क्वेश्चन पेपर दे दें जिसमें इकोनॉमी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चंस वो भी सॉल्व नहीं कर सकता ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बाद में तो वो कोचिंग सेंटर वाले मिल मिला के सारे आंसर्स लेके आपके पास रात तक पहुंच जाते हैं, वो अलग चीज़ है, ठीक है। बट एट दैट टाइम इसलिए ध्यान रखें कि एटलीस्ट जितने कंसेप्ट को आप ग्रैब कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उनको चलें, उनको लेके चलें एटलीस्ट अपने साथ, ठीक है। चलें आगे बढ़ें, लेट्स डिस्कस वन मोर आर्टिकल। ये भी एक आर्टिकल है, डिफेंस में एक नया मुकाम इंडिया ने हासिल किया है। इंडिया टेस्ट लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम एंड जॉइन एलीट क्लब ऑफ नेशंस, ठीक है। इंडिया ने यहाँ पर कैरी आउट किया है सक्सेसफुल ट्रायल ऑफ अ लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम joining a selected group of nations having the new age armament used to bring down hostile drones and unmanned aircraft। यानी कि जो UAVs होते हैं, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट जो होते हैं, और जो हॉस्टाइल ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स मतलब जो हमारे हमारे मतलब अगेंस्ट हैं, एडवर्स जिनको आप कह सकते हैं, उन ड्रोन्स को नीचे लाने के लिए, मतलब उन ड्रोन्स को उनके ऊपर हमला करके उनको डिस्ट्रॉय करने की जो पावर है वो यहाँ पर इंडिया ने अब एक्वायर कर ली है। द वेपन सिस्टम जो है वो आंध्र प्रदेश के कुरनूल में टेस्ट किया गया है। एंड इंडिया इज़ अमंग अ वेरी फ्यू कंट्रीज विच हैव डेवलप्ड विच आर डेवलपिंग द डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम्स। ये चीज़ें अभी यूएस, चाइना और रशिया के पास ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। चेस डीआरडीओ, ये डीआरडीओ की बेसिकली एक लैब है, इसने कंडक्ट किया है सक्सेसफुल फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द लैंड वर्जन ऑफ व्हीकल mounted laser directed weapon that is DUE Mk2A। It defeated the fixed wing UAE। fixed wing UAE मतलब जैसे आपके ये होते हैं ना, क्या कहते हैं, आपने छोटे वो एयरक्राफ्ट टाइप के देखे होंगे जिनके विंग्स फिक्स होते हैं, ठीक है, तो ये वो हो गए। ड्रोन्स में तो जो अलग अलग छोटे छोटे विंग्स होते हैं वो काफ़ी सारे चलते हैं। स्वार्म ड्रोन्स मतलब वो होते हैं जो बहुत सारे ड्रोन्स एक साथ कुछ पैटर्न वगैरह बनाते हैं ना, वो स्वार्म ड्रोन्स कहलाते हैं, ठीक है। सक्सेसफुली कॉजिंग स्ट्रक्चरल डैमेज एंड डिसेबल द सर्विलांस सेंसर्स। तो उन ड्रोन्स में और जो फिक्स्ड विंग यूएवी है उसको स्ट्रक्चरल डैमेज पहुंचाया गया है इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, और साथ ही साथ जो उनके सर्विलांस सेंसर्स लगे होते हैं, क्योंकि कभी कभार बहुत बार ऐसा होता है कि अड़ोस पड़ोस तो हमारा आपको पता ही है, एक तरफ चाइना एक तरफ पाकिस्तान, ठीक है, तो ये कभी कभार इस तरीके के ड्रोन्स वगैरह इधर उधर भेजते रहते हैं, उड़ाते रहते हैं, जासूसी वगैरह भी करते हैं। तो उनके जो सर्विलांस सेंसर्स हैं उनको डिसेबल करने का काम भी इसके थ्रू किया जाता है, मतलब किया जा सकता है। द गवर्नमेंट हैज़ बीन फोकसिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स एंड हाइपरसोनिक वेपन्स टू बोल्स्टर इंडियाज़ डिफेंस प्रोवेस, ठीक है। इंडिया की जो डिफेंस की शक्तियाँ हैं उसको बढ़ाने के लिए सरकार जो है वो काफ़ी समय से फोकस कर रही थी ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स डेवलप करने को लेकर और हाइपरसोनिक वेपन्स को बनाने को लेकर। इंडियन एयरफोर्स जो हमारी वायुसेना है वो ऑलरेडी काम कर रही है टुवर्ड्स इंटीग्रेटिंग दीज वेपन सिस्टम्स इनटू एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म्स। अभी तो बेसिकली इसका जो लैंड वर्जन है,
ठीक है, व्हीकल माउंटेड मतलब एक गाड़ी के ऊपर माउंटेड लैंड वर्जन, उसको टेस्ट किया गया है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स जो है वो इस पर ऑलरेडी काम कर रहा है कि इन वेपन सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया जाए जो एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म्स है ना, मतलब जो एयरक्राफ्ट वगैरह हैं उनमें भी इनको किया जाए। ध्यान रखिएगा, डायरेक्टेड लेज़र डायरेक्टेड वेपन सिस्टम्स, ठीक है, क्या ये सॉरी लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, ड्यू कहा गया इनको, ठीक है। और ये तीन ही देशों के पास अभी तक हैं, दैट इज़ यूएस, चाइना और रशिया। अब इंडिया के पास भी हो गया है। एक आर्टिकल और देखते हैं, ये है ट्रैकिंग द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट, हाउ द ईएसए's बायोमास मिशन विल वर्क। यूरोपियन स्पेस एजेंसी एक बायोमास मिशन लेके आ रही है। इस बायोमास मिशन के थ्रू वो क्या करेंगे कि पूरे के पूरे दुनिया के जो जंगल है, जो फॉरेस्ट है, उनको ट्रेस किया जाएगा, उनको ट्रैक किया जाएगा, ठीक है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वो अपना एक एम्बिशियस बायोमास मिशन इस मंथ के लेटर एंड ऑफ दिस मंथ ये शुरू करने वाले हैं। द मिशन विल मैप द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट टू प्रोवाइड द वेरी फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेजरमेंट ऑफ फॉरेस्ट बायोमास एट अ ग्लोबल स्केल, ठीक है। पूरे के पूरे विश्व के वैश्विक स्तर पर ग्लोबल स्केल पर फॉरेस्ट के बायोमास को मेजर करने का ये पहला कॉम्प्रिहेंसिव मेजरमेंट होगा, ठीक है। पूरे के पूरे दुनिया के वर्ल्ड के फॉरेस्ट में कितना फॉरेस्ट बायोमास है उसको ये मेजर करेंगे इसके थ्रू, ठीक है। इट विल फाइंड आउट हाउ फॉरेस्ट आर चेंजिंग, कैसे फॉरेस्ट जो हैं वो चेंज हो रहे हैं उसको भी ये इसमें स्टडी करेंगे। एंड फर्दर आवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट देयर रोल इन द कार्बन साइकिल, और फॉरेस्ट का कार्बन साइकिल में क्या रोल होता है उसको भी अंडरस्टैंड यहाँ से किया जाएगा। इसको लेकर सैटेलाइट जो है वो 29 अप्रैल को जो है वो लिफ्ट ऑफ होगा अबॉर्ड अ वेगा सी रॉकेट फ्रॉम द ईएसए's कोरू स्पेसक्राफ्ट इन फ्रेंच गयाना, और इसको सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा, मीनिंग दैट इट विल ऑलवेज अपीयर इन द सेम पोजीशन रिलेटिव टू आवर स्टार एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अराउंड 666 किलोमीटर, ठीक है। 666 किलोमीटर की हाइट पर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में इसको प्लेस किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे अपीयर इन द सेम पोजीशन रिलेटिव टू आवर स्टार, मतलब हमारे सन के पोजीशन से, सन की जो हमारे से मतलब जो रिलेटिव पोजीशन है वो ऑलवेज उसके ऑलवेज अपीयर इन द सेम पोजीशन, ठीक है। मतलब सन के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन हमेशा सेम रहेगी, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में इसको रखा जाएगा। अब व्हाट विल द बायोमास मिशन डू, देखो ये मिशन करेगा क्या, तो धरती पर जितनी भी लाइफ है, चाहे वो स्मॉलेस्ट छोटे से छोटा माइक्रोब हो या फिर जो जाइजेंटिक कैलिफोर्निया रेडवुड्स एक प्रकार का एक पेड़ होता है बड़ा सा, ठीक है, सारे के सारे जितने भी लाइफ है अर्थ पर वो कार्बन बेस्ड है। तो कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो लाइफ को पॉसिबल बनाता है, ठीक है। लेकिन अर्थ डज नॉट गेन और लूज कार्बन, लेकिन अर्थ जो है वो कार्बन ना तो गेन करता है ना लूज करता है। द ओनली थिंग इज कि कार्बन जो है वो मूव करता है कार्बन साइकिल में, ठीक है। एटमॉस्फेयर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अर्थ की क्रस्ट और सॉइल और ओशियंस, इनके बीच में मूवमेंट होता है, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कार्बन साइकिल। इस कार्बन साइकिल का फॉरेस्ट जो है वो काफ़ी एसेंशियल पार्ट है, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो मैसिव अमाउंट में कार्बन स्टोर करते हैं। साइंटिस्ट ने यहाँ पर जो है वो एक एस्टिमेट निकाला है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉरेस्ट हैं वो लगभग हर साल 16 बिलियन मीट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। और करेंटली अभी फॉरेस्ट में और उनकी सॉइल्स में और वेजिटेशन में 861 ऑफ गीगा टन्स ऑफ कार्बन जो है वो स्टोर्ड है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली डेटा ऑन फॉरेस्ट बायोमास, द मास ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन फॉरेस्ट आर सीवियरली लैकिंग ऑन अ ग्लोबल स्केल। लेकिन दुर्भाग्यवश जो फॉरेस्ट के बायोमास को लेकर जो डेटा है, यानी कि फॉरेस्ट में कितना ऑर्गेनिक मैटर है, इसको लेकर ग्लोबल स्केल पर डेटा बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसकी वजह से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट और उनका कार्बन साइकिल पर और क्लाइमेट पर क्या असर पड़ता है, तो वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को उस वजह से लिमिट करता है। द बायोमास मिशन एम्स टू ब्रिज दिस नॉलेज गैप। तो बायोमास मिशन का एम यही है कि वो इस नॉलेज गैप को ब्रिज करेगा। द मिशन विल अलाउ scientists to more accurately measure how the distribution of carbon in the planet is changing as humans continue to cut down trees and increase CO2 levels in the atmosphere। तो यहाँ पर ये जो मिशन है इसके थ्रू साइंटिस्ट जो है वो ज़्यादा एक्यूरेटली ये मेजर कर पाएंगे कि किस तरीके से जो हमारी अर्थ पर कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ह्यूमंस जो है वो पेड़ काट रहे हैं लगातार, तो कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन तो चेंज होगा ना। और ऑब्वियस ही बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में लेवल भी बढ़ेगा, क्योंकि जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड फॉरेस्ट में या पेड़ों में
स्टोर्ड है, जब पेड़ कटेंगे तो वो सारा का सारा निकलेगा बाहर, रिलीज होगा एटमॉस्फेयर में। ठीक है, 2023 में अर्थ लॉस्ट 3.7 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, बहुत ज़्यादा है 3.7 मिलियन हेक्टेयर्स। ठीक है, 3.7 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हमने 2023 में खोए हैं। इट इज़ अराउंड 10 फुटबॉल फील्ड्स वर्थ ऑफ फॉरेस्ट लैंड एवरी मिनट। ठीक है, हर मिनट 10 फुटबॉल फील्ड के बराबर, जितने बड़े 10 फुटबॉल के ग्राउंड होते हैं वैसे 10 ग्राउंड के बराबर हम हर मिनट जो है वो फॉरेस्ट लूज कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं बात? जो ये वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट दी है उसमें ये डेटा आया है। एंड दिस फॉरेस्ट लॉस प्रोड्यूस रफली 6% ऑफ एस्टिमेटेड ग्लोबल CO2 एमिशंस इन 2023। 2023 में जितना ग्लोबल एमिशन हुआ है उसका 6% इसी वजह से आया है कि ये जो फॉरेस्ट लॉस हुए हैं उस वजह से। अब बियॉन्ड फॉरेस्ट मॉनिटरिंग, एक तो फॉरेस्ट मॉनिटरिंग तो इसमें होगी ही होगी, इसके साथ साथ जो बायोमास मिशन है ये मूवमेंट ऑफ द आइस शीट्स इन एंटार्क्टिका इसको भी ऑब्जर्व करेगा एंड जनरेट डिजिटल मॉडल्स ऑफ टेरेन्स कवर्ड बाय डेंस वेजिटेशन। ठीक है, जो डेंस वेजिटेशन के द्वारा जो टेरेन्स कवर किए गए हैं उनके डिजिटल मॉडल्स भी ये बनाएगा। हाउ विल द बायोमास मिशन मॉनिटर फॉरेस्ट, अब ये फॉरेस्ट को कैसे मॉनिटर करेगा? तो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए द मिशन विल यूज़ अ सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, ये सिंथेटिक अपर्चर रडार का इस्तेमाल करेंगे टू मैप द अर्थ सरफेस। नोटेबली एक सैटेलाइट जिसमें 12 मीटर का एंटीना लगा होगा, मैसिव, एक बड़ा सा 12 मीटर का एंटीना आप समझ सकते हैं, है ना, उस तरीके का एंटीना का इसमें इस्तेमाल होगा। एंड विल बी द फर्स्ट इन स्पेस टू यूज़ अ लॉन्ग वेव पी बैंड SAR। ठीक है, इसमें लॉन्ग वेव की पी बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार का इस्तेमाल होगा। It will thus be able to penetrate dense forest canopies to assess how much carbon is stored in the floor and in the branches of the trees and assess how these levels are changing over time। ठीक है, क्योंकि इसमें लॉन्ग वेव का यूज़ हो रहा है। ठीक है, लॉन्ग वेव का यूज़ होने से फ़ायदा क्या है कि वो जो डेंस फॉरेस्ट कैनोपीज़ होंगी, फॉरेस्ट की कैनोपी या ट्री की कैनोपी का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई पेड़ है उसके ऊपर का जो हिस्सा होता है ना वो कैनोपी कहलाता है। अगर वो बहुत ज़्यादा डेंस होगी तो उसके थ्रू रेस पास नहीं कर सकती। ठीक है, अगर खासकर शॉर्ट वेव्स होंगी तो लॉन्ग वेव्स हैं तो वो ज़्यादा पेनिट्रेबल, उनकी पावर है, पेनिट्रेशन उनका ज़्यादा है, तो वो पेनिट्रेट करके ज़मीन में यानी कि जो सॉइल वगैरह है वहाँ पर जो है वो बायोमास की क्या कंडीशन है, ठीक है, या फिर ब्रांचेस में कितना कार्बन स्टोर्ड है, वो चीज़ें भी वो पता कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे ये लेवल जो है वो समय के साथ बदल रहे हैं उसको भी ये देखेंगे। नोट दैट एज अ जनरल रूल शॉर्टर वेवलेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पेनिट्रेट मैटर लेस देन लॉन्गर वेवलेंथ्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि शॉर्टर वेवलेंथ्स जो हैं उनकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है, इसीलिए यहाँ पर लॉन्गर वेवलेंथ्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि लॉन्ग वेव्स का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है और वो जो डेंस फॉरेस्ट कैनोपीज़ होंगे उनको पेनिट्रेट करके ब्रांचेस में कितना कार्बन स्टोर्ड है, जो ट्रीज़ के नीचे ये है ज़मीन है, ठीक है, सॉइल है, उसमें कितना जो है वो कार्बन स्टोर्ड है, ये उसको पता भी इसके थ्रू लगा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप बात समझ गए। और इस तरीके के जो अर्थ एक्सप्लोरर प्रोग्राम है, ये बायोमास मिशन जो है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का 7वां अर्थ एक्सप्लोरर प्रोग्राम है। ठीक है, इन मिशंस ने दे हैव प्रोवाइडेड और आर प्रोवाइडिंग असेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द अर्थ इंटीरियर। जो मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अर्थ एक्सप्लोरर प्रोग्राम्स रहे हैं, इन्होंने या तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है या अभी भी ये कर रहे हैं अर्थ के इंटीरियर को लेकर, जो क्रायोस्फेयर्स होते हैं यानी कि फ्रोजन रीजन्स उनको लेकर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर मतलब वो जगह या वो लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर आप कह सकते हैं जहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, या लैंड सरफेस, इन सबको लेकर इन्होंने इन्फॉर्मेशन या डेटा प्रोवाइड किया है। और जो पहला इस तरीके का इनका मिशन था वो भी आप ध्यान रखें, दैट इज़ द ग्रेविटी फील्ड एंड स्टेडी स्टेट ओशियन सर्कुलेशन एक्सप्लोरर मिशन। ये 2009 में टुक ऑफ हुआ था, 2013 तक इसने काम किया था। और GOC हेल्प रिसर्च इन एरियाज ऑफ ओशन सर्कुलेशन, द फिजिक्स ऑफ अर्थ इंटीरियर एक्सेट्रा। ठीक है, अर्थ के इंटीरियर के बारे में, ओशन सर्कुलेशन के बारे में इस मिशन ने बताया था। जो मोस्ट रिसेंट स्पेसक्राफ्ट है दैट इज़ अर्थ क्लाउड एरोसोल एंड रेडिएशन एक्सप्लोरर मिशन, ये 2024 के मई में लॉन्च हुआ यानी कि लास्ट ईयर। इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थ रिलेटिव बैलेंस इन क्लाइमेट। ठीक है, अर्थ का जो रिलेटिव बैलेंस है क्लाइमेट में उसको समझने में ये मदद कर रहा है। दैट इज़ अर्थ क्लाउड एरोसोल एंड रेडिएशन एक्सप्लोरर मिशन।
ठीक है। तो ये सारे के सारे मिशन जो है वो याद रखिएगा ESA के हैं, दैट इज़ यूरोपियन स्पेस एजेंसी के। कभी कभार ऐसा है अगर शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपको, जैसे ये GOCE है, ठीक है, इसका नाम दे देंगे, या ये है अर्थ क्लाउड एरोसोल एंड रेडिएशन एक्सप्लोरर मिशन, और ये पूछ लिया जाएगा कि ये मिशन किसका है, ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा, जाक्सा, ठीक है, इसरो या रॉसकॉस्मोस जो रशिया की है वो, या चाइना की जो है ना, चाइना की मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा उसका जो स्पेस एजेंसी है, ठीक है। तो उस तरीके के नाम से भी आपसे कभी कभार सवाल पूछे जा सकते हैं। बाकी बायोमास मिशन तो याद रखें ही, किसका है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल यही आर्टिकल्स थे, तो इतना ही हम लोग इस सेशन को रखेंगे। और आने वाले दिनों में भी मैं आपको बताऊं, अभी फ़िलहाल क्योंकि आजकल मैंने आपको वही बताया कि नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स एज सच न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं जो रेलिवेंट हो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 14 तारीख तक का मैंने यहाँ पर ये कवर कर लिया है। इसके बाद अभी देखते हैं, अगले कुछ दिनों के न्यूज़पेपर्स को मैं फिर से गो थ्रू करूँगा एक बार फिर से, और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट होगा इसी तरीके से 4-5 आर्टिकल्स लेके मैं फिर से आपके सामने आऊँगा, है ना। और हम लोग मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ के एंड तक ये जितना भी बैकलॉग है वो कवर कर लेंगे। नेक्स्ट मंथ से फिर देखते हैं, क्योंकि अब देखो प्रॉब्लम वही है ना, मेरे तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स ही नहीं है कुछ ऐसे काम के जो मुझे लगे कि यार नहीं, पढ़ाने ही पढ़ाने हैं, बताने ही बताने हैं, ठीक है। ये 5 दिन के आर्टिकल्स में लेके आया, हार्डली 3 आर्टिकल्स हैं, और इसके आगे भी स्थिति लगभग ऐसी ही है या इससे भी ज़्यादा ख़राब है। कभी कभी तो ऐसा ही हो रहा है कि 3-3, 4-4 दिन तक कोई आर्टिकल मुझे मिल ही नहीं रहा जो रेलिवेंट हो। अब न्यूज़पेपर में जितने भी आर्टिकल्स आ रहे हैं उन सबको मैं पढ़ाने लगूँ तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको हमेशा ये चीज़ बताई है कि कोई भी आर्टिकल जो आपको पढ़ना है वो आपको इस चीज़ को फोकस रख के पढ़ना है कि जब भी आप एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, लेट से आप इस साल का प्रीलिम्स तो अब आने ही वाला है नेक्स्ट मंथ, मेंस दोगे सितंबर में, या अगले साल का प्रीलिम्स दोगे, तो वो उस समय तक वो आर्टिकल जो है वो रेलिवेंट होना चाहिए, ठीक है। अब डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर को लेकर आर्टिकल्स आ रहे हैं लगातार न्यूज़पेपर में, डेली चल रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ एक्सप्लेन पेज पर एक आर्टिकल आपको दिख ही जाएगा उसमें। तो उसका रेलिवेंस क्या है, हमने उसको जिस तरीके से समझना चाहिए था वो समझ लिया, ठीक है, कि वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर या इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ठीक है, चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है, रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब क्या है, वो सब चीज़ें हमने समझ ली, उतना इंपॉर्टेंट ठीक था, ठीक है। अब रोज़ की लड़ाई चल रही है अमेरिका और चाइना के बीच में, वो टैरिफ बढ़ा रहे हैं, ये भी बढ़ा रहे हैं, वो बढ़ा रहे हैं, ये भी बढ़ा रहे हैं, तो उससे हमें क्या लेना देना है। और वो अगले आने वाले 1 महीने के बाद के एग्ज़ाम में, या अगले 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद जो आपका ये मेंस का एग्ज़ाम होगा या नेक्स्ट ईयर का प्रीलिम्स होगा, उसके लिए वो रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा या मैं किसी प्लेटफॉर्म की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर लिया और पढ़ाने आ गए, बच्चों को भी लगता है कि हाँ डेली डेली हम लोग करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। अरे लेकिन उससे फ़ायदा क्या है, वो चीज़ आनी थोड़ी है एग्ज़ाम में, उसके पीछे क्यों टाइम ख़राब कर रहे हो। अगर आपका टाइम बच रहा है तो यूटिलाइज इट समवेयर एल्स, ठीक है। पढ़ने के लिए कम नहीं है चीज़ें, आपके पास स्टैटिक्स है, आपके पास जितना पुराना आपने पढ़ा हुआ है 1 साल 1.5 साल का करंट अफेयर्स, उसको पढ़ो, दोबारा रिवाइज करो, कंसोलिडेट करो, CSET पढ़ो, वो चीज़ें करो, ठीक है। और जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसको लेकर मैं फिर से कह रहा हूँ कि 2-3 दिन बाद मोस्ट प्रोबेबली मैं फिर से इसी तरीके से आऊँगा, और इस मंथ के एंड तक हम लोग, इस मंथ के एंड तक का जो भी आर्टिकल्स होंगे वो कवर कर लेंगे। और नेक्स्ट मंथ से अगर आप लोग साथ हमारा देते हैं तो आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ पेड कोर्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, PIB वगैरह को हम लोग कवर करेंगे। तो लॉन्च करके देखते हैं 1 महीने के लिए, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो वी विल कंटिन्यू विद दैट फैशन, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से आर्टिकल्स हम लोग डेली लेते रहेंगे, ठीक है, मतलब डेली इन द सेंस वही रेगुलर पीरियड में। चलिए, तो जाने से पहले मैं एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे सेशंस हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें, ठीक है, जितना भी आपसे हो सकता है। आपकी हेल्प हमें, ये जो मतलब आप जो कंट्रीब्यूट करेंगे उससे हमें हेल्प होगी। और अगर आप CSET का रिवीजन हमारे साथ करना चाहते हैं थ्रू PYQs, तो 45 डेज़ की हमारी सीरीज़ चल रही है, ऑलरेडी ये सीरीज़ आधी हो चुकी है ना, 23 डेज़ हम लोग इसमें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आधे से ज़्यादा, मतलब आधा ऑलमोस्ट सिलेबस भी हो चुका है। तो अभी भी अगर आप चाहें तो यूट्यूब पर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा CSET का जो नया बैच है वो 1 जून 2025 से शुरू हो रहा है, अगर आप इसमें भी एनरोल करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, और हमारे ऐप और वेबसाइट में भी लिस्टेड है।
वहाँ से आप एनरोल कर सकते हैं। और कोई डाउट अगर आपको इस कोर्स को लेकर होता है तो यहाँ पर हमारा एक नंबर दिया गया है 9150449990, इस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। प्ले स्टोर पर अगर आपको ऐप नहीं मिलता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको इसका लिंक दे देंगे। और ऐप डाउनलोड करने का बेनिफिट यही है कि आप अगर ऐप डाउनलोड करते हैं और आपने हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में अगर एनरोल किया हुआ है तो ऐप के थ्रू आप वीडियोज़ को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए फ़िलहाल इस सेशन में इतना ही रखते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, और कमेंट्स वगैरह तो ज़रूर आप लोग करें ही करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना हौसला जो है वो, मेरा हौसला बढ़ाते रहें इसी तरीके से, अपना साथ और अपना सहयोग दे के। ठीक है, हाईलाइटेड आर्टिकल्स जो है मैं करंट अफेयर्स ओकुल का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर इसको साथ वहाँ पर ये आर्टिकल शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ से आर्टिकल्स मिल जाएंगे। उसके लिए आप ये जो हमारा चैनल है बस इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी फिर से मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।